तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। आपको सारी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो मैंने आपको एक बार कहा था कि अमेरिकन डीप स्टेट के दो फाड़ हो चुके हैं, जिसमें जो टैक्स संबंधित कंपनियां हैं, जो डीप स्टेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है, वो तो भारत के पक्ष में है, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका की डीप स्टेट का वो हिस्सा जो कि डिफेंस संबंधित चीजों को संभालता है, जिसमें अमेरिका की प्राइवेट डिफेंस कंपनियां आती है, वो इस समय भारत के अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है। ना तो भारत को पुराने दिए हुए ऑर्डर्स पूरे कर रही है, इसके अलावा वो अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए भारत के अंदर इंटरफेरेंस भी कर रही है। और कारण एकमात्र यही है कि भारत एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट अमेरिका से नहीं खरीद रहा है, स्पेशली वो जो कि वो लोग बेचना चाहते हैं। आप अभी F-21 खरीद लीजिए 114, देखिए अमेरिका की डीप स्टेट आपके आगे नाचने गाने लगेगी। क्योंकि इनकी स्पेशली जो कमाई होती है वो इसी माध्यम से होती है। एक आंकड़ा आपने बार बार जरूर सुना होगा, और वो सुना होगा अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में। दरअसल अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में इस तरह की चीजें बताई जाती है कि अमेरिका और साथ ही उसके जो नेटो अलाइज हैं, ये लगभग 20 साल वहीं रहे थे। अब इस दौरान अमेरिका की गवर्नमेंट द्वारा $2 ट्रिलियन से ऊपर की धनराशि खर्च की गई थी। आंकड़ा जो प्रिसाइज है वो बताया जाता है $2.26 ट्रिलियन। इतना ज्यादा पैसा इन लोगों ने खर्च किया, अकेले अमेरिका ने। बाकी के अलाइड नेशंस ने जो खर्च किया होगा नेटो देशों ने, वो अलग। अब यहाँ पर इनकी स्ट्रैटेजी आप देखिए। कहने को तो लगता है कि देखिए अमेरिका द्वारा $2.26 ट्रिलियन खर्च कर दिए गए अफगानिस्तान के अंदर पीस लाने के लिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस $2.26 ट्रिलियन में से $2.03 ट्रिलियन वापस अमेरिका आ गए हथियारों के माध्यम से, क्योंकि इतने सारे हथियार अमेरिका द्वारा खरीदे गए, उनका इस्तेमाल अफगानिस्तान के अंदर किया गया। यानी अमेरिका की टैक्स पेयर का ये सारा पैसा अमेरिका की गवर्नमेंट लेती है, उसे अफगानिस्तान में खर्च करने के नाम पर अपनी ही कंपनियों से हथियार खरीद कर उन कंपनियों का भला करती है। और बाकी के जो नेटो देशों ने इन्हीं कंपनियों से हथियार खरीदे होंगे, वो अलग। तो अमेरिका को इस तरह के सभी मिशन से काफी फायदा होता है। अब अगर इसी तरह की कंडीशन आप यूक्रेन के अंदर भी देखें तो वहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यूक्रेन को डायरेक्टली एड वगैरह नहीं दी जा रही है जैसे भारत देता है, या अगर देता भी है तो वो न के बराबर होती है, जिसमें मेडिसिन वगैरह होती है या फूड पैकेजेस होते हैं। ये सारी चीजें तो भारत जैसे देश दे ही देते हैं। ये लोग एड के नाम पर स्पेशली उन्हें वेपन प्रोवाइड करवाते हैं, और वो वेपन्स इन्हीं डीप स्टेट से संबंधित कंपनियों से खरीदे जाते हैं, और ये पैसा होता है अमेरिकन टैक्स पेयर का। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान से ही इस बात को कहना शुरू कर दिया था कि देखिए हमारे आते ही एक दिन के अंदर हम इस युद्ध को रुकवा देंगे, क्योंकि युद्ध जैसे ही रुकेगा अमेरिका के लोग शांति की सांस ले पाएंगे। अब इलेक्शन तो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, लेकिन इस बात की सुगबुगाहटें शुरुआत से ही देखी जा रही थी कि ये लोग डोनाल्ड ट्रंप को आसानी से शपथ तो नहीं लेने देंगे, और अमेरिका के अंदर इतने आसानी से सत्ता परिवर्तन या हस्तांतरण नहीं हो पाएगा। और इसकी शुरुआत अब बताया जा रहा है कि हो चुकी है। शुरुआत में लग रहा था कि इनके द्वारा रशिया यूक्रेन वॉर को और ज्यादा एक्सेलरेट करवाया जाएगा। इसके साथ साथ इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसे भी चरम लेवल तक पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही अगर परिस्थितियां गंभीर हो जाती हैं इन दोनों युद्धों की वजह से, तो अमेरिका के अंदर स्टेट इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ले पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जो बाइडेन लंबे समय तक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रह पाएंगे। इसके पीछे कुछ बेसिक से कारण भी बताए जा रहे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरुआत से खुले रूप में ये कहा जा रहा था कि मेरे पदभार संभालते ही जो डीप स्टेट है उसको मैं डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दूंगा। और जिस तरह की उन्होंने टीम गठित की है, देखने से लग भी रहा है कि डीप स्टेट इसके बाद बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाएगा। इसी वजह से अब ये लोग चाहेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर या फिर इजराइल द्वारा जो लड़ा जा रहा है वॉर, इसे एक्सेलरेट करवा दिया जाए। और यूक्रेन में एक्चुअली इसकी शुरुआत कर दी गई है। कुछ ही घंटों पहले खबर निकल कर आई है कि यूक्रेन को अमेरिका द्वारा इस बात की मंजूरी दे दी गई है कि वो लॉन्ग रेंज के वेपन्स रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर पाए। यूक्रेन काफी महीनों से इस परमिशन को मांग रहा था, लेकिन उसे नहीं दी गई। लेकिन इस समय को इसलिए भी चुना गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं। इसके साथ साथ अमेरिका के जो बाकी के सहयोगी देश हैं, वो भी परिस्थितियों को भागते हुए रशिया यूक्रेन के बीच में पीस एस्टेब्लिश करवाने की कोशिशें शुरू कर चुके थे, जिसमें आप ओलाफ सोल्ज का नाम ले सकते हैं, जर्मन चांसलर। उनकी रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत भी हुई। इसे भी इसी ओर देखा जा रहा है कि अमेरिका के जो अलाई हैं वो उसके हाथों से निकलते जा रहे हैं, करंट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों से। तो इसके तत्काल बाद यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के वेपन्स इस्तेमाल करने की परमिशन दे देना डेफिनेटली युद्ध को भड़काने के बराबर होगा। इवन यहाँ तक की बातें एक्सपर्ट्स द्वारा कही जा रही है कि संभवतः यूक्रेन द्वारा किसी तरह का कोई न्यूक्लियर अटैक तक करवा दिया जाए रशिया के ऊपर, ताकि ये युद्ध भयंकर स्थिति तक और ज्यादा भड़क जाए।
भाई यूक्रेन के पास इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह तो है कि वो कम से कम एक डर्टी बॉम्ब टाइप का बना ले। अल्टीमेटली मकसद तो रेडिएशन फैलाना है। इसके साथ साथ जब अमेरिका के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे उस समय भी देखा गया था लगभग 100 से 150 ड्रोन्स डायरेक्ट रशिया की राजधानी मॉस्को के ऊपर लॉन्च किए जाते हैं। कुछ ड्रोन्स को तो उन्होंने मारकर गिरा दिया, लेकिन कुछ ड्रोन सटीकता से अटैक भी कर पाते हैं, तो इसे भी युद्ध भड़काने की एक टैक्टिक मानी जा रही है। हालांकि यहाँ पर अमेरिका द्वारा कुछ बहाने बनाए गए हैं जिसमें यह कहा गया है कि देखिए रशिया का सहयोग करने के लिए इस समय नॉर्थ कोरिया आ चुका है। लगभग 10,000 सैनिक उसने भेज दिए हैं, जिसमें से 5,000 सैनिक जो कि नॉर्थ कोरियन सैनिक थे वो यूक्रेन के कुछ के इलाके में डिप्लॉय भी हो चुके हैं, जो कि रशिया की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के तानाशाह द्वारा 1 लाख लगभग और सैनिक भेजे जा सकते हैं, इसके लिए पुतिन को आश्वासन भी दे दिया है। तो पर्टिकुलर इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इन लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल करने की परमिशन यूक्रेन को दी गई है। वरना यहाँ पर सोचा समझा जा सकता है कि जब 2.5 सालों से ये युद्ध चल रहा था तब तक परमिशन नहीं दी, तो अंत में इसे परमिशन देने की आवश्यकता क्या थी। तो उसके पीछे का कारण यही सब कुछ बताया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका के करंट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अपने कुछ पपेट देशों को भी इसमें लगा लिया गया है, जिसमें साउथ कोरिया का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि अगर नॉर्थ कोरिया इस तरह से रशिया की मदद के लिए आगे आता है तो साउथ कोरिया भी अपने सोल्जर्स को यूक्रेन की हेल्प के लिए डिप्लॉय कर सकता है। तो कहने का मतलब एक अच्छी खासे लेवल पर इस युद्ध को दोबारा से भड़काने की कोशिश यहाँ पर की जा सकती है, जिससे कि वो सारी परिस्थितियां जनरेट हो जाए जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।